मध्य पूर्व में आग लगी हुई है। एक बहुत बड़ा, कई मोर्चों पर फैला संघर्ष जिसमें ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे सीधे एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। चलिए समझते हैं कि ये विस्फोटक हालात बने कैसे और असल में इसका मतलब क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान कोई मामूली धमकी नहीं थी। नहीं, ये तो ईरान के लोगों को अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सीधा बुलावा था। इससे इस मिलिट्री ऑपरेशन का असली मकसद बिल्कुल साफ हो गया, यानी सत्ता परिवर्तन। तारीख थी 28 फरवरी 2026। ये वो दिन था जब मध्य पूर्व का तथाकथित शैडो वॉर, यानी जो छद्म युद्ध चल रहा था, वो अचानक से खुले मैदान की जंग में बदल गया। एक के बाद एक हुए हमलों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और दशकों पुरानी दुश्मनी में एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर शुरू हो गया। पहले 96 घंटे बहुत ही तेज और घातक थे। एक तरफ अमेरिका इजराइल के हमलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर के ठिकाने को ही तबाह कर दिया, तो दूसरी तरफ ईरान का जवाब भी उतना ही जबरदस्त था। उसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ही बंद कर दिया। ये ग्लोबल इकॉनमी को एक सीधी चुनौती थी जिसने इस पहले से नाजुक जंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। इस संघर्ष ने आप देखें तो मध्य पूर्व को साफ तौर पर दो खेमों में बांट दिया। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का गठबंधन था जिसमें कई खाड़ी देश डिफेंसिव रोल में थे, और दूसरी तरफ था ईरान और उसके सहयोगियों का नेटवर्क जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का अक्ष कहा जाता है। देखिए, ये जो इतनी बड़ी जंग छिड़ी, ये कोई रातों रात नहीं हुई। इसकी जड़ें दशकों पुरानी दुश्मनी और उन बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं में हैं जिन्होंने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। दुश्मनी के बीज तो 1979 की ईरानी क्रांति में ही बो दिए गए थे। फिर दशकों बाद 2018 में जब अमेरिका न्यूक्लियर डील से हट गया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए, तो तनाव एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। 2024 में तो दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे पर सीधे हमले भी किए, और फिर 2025 का 12 दिवसीय युद्ध, उसने इस बड़ी और विनाशकारी जंग के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। ईरान की जो पूरी रीजनल स्ट्रैटेजी है, उसका सेंटर पॉइंट है ये प्रतिरोध का अक्ष। ये दरअसल ईरान के प्रॉक्सी सहयोगियों का एक नेटवर्क है। इसमें लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर इराक और सीरिया के मिलिशिया तक शामिल हैं, और इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली हितों को चुनौती देता है और अपना दबदबा बढ़ाता है। तो चलिए अब वापस 2026 में आते हैं। शुरुआती हमलों के जवाब में ईरान ने एक ऐसी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई शुरू की जिसकी रफ्तार और पैमाने ने न सिर्फ उसके पड़ोसियों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक संदेश था। ईरान का जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, उसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। बहरीन, यूएई और यहाँ तक कि साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर हम पर हमला होता है तो इस आग की लपटों से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। जंग के मैदान के साथ साथ एक डिप्लोमैटिक लड़ाई भी छिड़ गई। अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों को सही ठहराते हुए कहा कि ये ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ज़रूरी था, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों ने दोनों ही तरफ की हिंसा की निंदा की और तुरंत तनाव कम करने की अपील की। इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस जंग का आखिर मकसद क्या है? क्या वाकई सिर्फ हवाई हमलों के जरिए एक देश का भविष्य बदला जा सकता है, या ये एक ऐसा जुआ है जिसके नतीजे किसी के भी कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं? और यही इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा सवाल है, क्या बम और मिसाइलें किसी सरकार को गिरा सकती हैं? इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि सिर्फ हवाई ताकत के दम पर किसी देश में राजनीतिक बदलाव लाना लगभग नामुमकिन है, बल्कि अक्सर इसके ऐसे नतीजे निकलते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। आगे क्या होगा, इस पर एक्सपर्ट्स भी बटे हुए हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि लंबी जंग किसी के फायदे में नहीं है और आखिर में एक नए ईरानी लीडरशिप के साथ समझौता करना ही एकमात्र रास्ता होगा। वहीं दूसरों का कहना है कि असली मकसद 1979 की क्रांति के असर को पलटना है, और ये एक ऐसा दाव है जिसके सफल होने की उम्मीद बहुत कम है और जिसके नतीजे बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। तो आखिर में ये साफ है कि इस जंग ने कोई जवाब नहीं दिए हैं, बल्कि इसने मध्य पूर्व के भविष्य पर एक और भी गहरा साया डाल दिया है और ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।
तो क्या ये हमला उल्टा पड़ेगा? क्या ईरान का अगला नेतृत्व और भी ज्यादा कट्टर हो जाएगा, इस यकीन के साथ कि सिर्फ परमाणु हथियार ही उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? और अगर मौजूदा सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? क्या ईरान भी इराक या सीरिया की तरह एक और फेल्ड स्टेट बन जाएगा जो सालों तक गृह युद्ध और अराजकता में फंसा रहेगा? या फिर क्या इस तबाही के बाद भी एक घायल लेकिन जिंदा हुकूमत फिर से खड़ी हो जाएगी? क्या ईरान का जो मूल पावर स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा? ये संघर्ष एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाता है। आज की जो दुनिया है वो आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, और यहाँ बम और मिसाइलें जटिल राजनीतिक समस्याओं का हल नहीं हो सकती। जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करने की अपनी सीमाएं हैं, और अक्सर ये समस्याओं को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या इस विनाशकारी युद्ध ने मध्य पूर्व को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया है, या फिर इसने पूरी दुनिया को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में धकेल दिया है?